जनरल वे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के जो सब्जेक्ट है उसका नाम है क्या? कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान को हम जनरल वे में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं बोलो? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर लेना या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना हमारा सौभाग्य है। कारण यह है कि एग्रीकल्चर के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। तो हम वो व्यक्ति हैं जो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के खाना पानी वगैरह इसका सारा मतलब जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो हम करते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम एग्रीकल्चर के हैं और किसी भी व्यक्ति को मतलब एग्रीकल्चर से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारा सौभाग्य है, किसान पुत्र है, भूमि पुत्र है, हमेशा किसान मृदा से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। इसलिए हमेशा हमेशा प्राउडली हमें कहना चाहिए कि हम एग्रीकल्चरिस्ट है। ये आपका धोखा नहीं होना चाहिए कि आप कहते हुए शर्माओ कि हमारे एग्रीकल्चर है। ये प्राउड है हमारा, क्योंकि इसके बिना एक डॉक्टर इलाज करता है, माना कि मैंने कर लिया इलाज, पर एक बात बताओ, एक व्यक्ति को खाना ही नहीं मिलेगा तो इलाज का क्या करेगा? डॉक्टर कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको खाना नहीं मिल रहा तो किसी काम का नहीं है। इंजीनियर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, अब इंजीनियर को खाना पानी बंद कर दो, पता चले कि उसका जीवित रहना ही संभव नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमारा वास्तव में मतलब सब्जेक्ट भी है। एग्रीकल्चर का अगर मैं कहूं तो कृषि विज्ञान, देखो कृषि जो शब्द है, कृषि शब्द तुमसे पूछे कि क्या है, तो कृषि जो शब्द है ना वह सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है बोलो? संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि कृष धातु से आया है। किस धातु से आया है? कृष धातु से आया है, याद रखना है, क्योंकि हमने बचपन में संस्कृत भाषा पढ़ी थी। आपने राम रामो रामा रामम रामो रामायण, वो बालक के रूप पढ़ेंगे, बालक बाल को बाल का है ना। तो इसी प्रकार वहां पर धातु शब्द प्रयोग करते हैं संस्कृत में। तो ये कृषि जो शब्द है वह कृष धातु का है। कौन सी धातु का है? कृष धातु का। अगर ये कृष धातु का हो गया, अगर तुमसे पूछे कि एग्रीकल्चर, क्या पूछे? एग्रीकल्चर पूछे, तो एग्रीकल्चर को देखो कैसे याद रखना है कि ऐसे याद कर सकते हैं कि आपकी जो सब्जेक्ट है उसका नाम है क्या? एग्रीकल्चर। क्या नाम है बोलो? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी ब्रांच है, उसका नाम है क्या? एग्रोनॉमी। क्या है बोलो? एग्रोनॉमी। और याद रखना, पहले के टाइम पे एक टीवी चला करती थी जिसका नाम था एलजी, और एलजी की फुल फॉर्म हुआ करती थी लाइफ्स गुड, है ना, मतलब जिंदगी खुश रहे, अच्छी रहे। तो एल का मतलब इसके आगे एल रख देना, इसके आगे क्या रख देना? जी। एल का मतलब हो जाता है क्या? लैटिन, और जी का मतलब हो जाता है क्या? ग्रीक। अगर ऐसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक और माथापच्ची नहीं करनी। अगर कभी भी किसी भी शब्द के पीछे यदि लग जाता है कल्चर, और कभी भी किसी नहीं करनी, अगर कभी भी किसी भी शब्द के पीछे यदि लग जाता है कल्चर, और कभी भी किसी भी शब्द के पीछे लग जाता है ग्रीक, तो देखो कंफ्यूज आप यहां पर होगे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि कल्चर लग जाता है तो लैटिन होगा या ग्रीक होगा, और लॉजी लग जाता है तो लैटिन या ग्रीक होगा, ये तो आपको पता है, नो डाउट। पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कल्चर लगेगा जब लैटिन है या ग्रीक है, या फिर लॉजी लगेगा जब लैटिन है या फिर ग्रीक है। कंफ्यूजन थोड़ा सा आपके यहां होगा, तो देखो कंफ्यूजन करना ही नहीं है। यदि कभी भी किसी भी शब्द के पीछे लॉजी या नोमी, तो अब शब्द में ढूंढते हैं, इस शब्द में ढूंढोगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? एल, और यहां पर दिखाई देगा क्या? जी। तो एल से याद रख लेना। एल से क्या याद रखोगे बोलो? कि यह हमेशा कौन सी भाषा का? लैटिन का। और ये हमेशा कौन सी भाषा का बोलो? ग्रीक का। क्या है? ग्रीक का। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल्चर, जैसे आपके सब्जेक्ट का नाम है क्या बोलो? एग्रीकल्चर। जैसे एक शाखा होती है इसकी जिसका नाम है क्या? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की एक शाखा होती है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर। एक शाखा और होती है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर मतलब जिसके पीछे लग जाता है क्या? कल्चर। वह सभी क्या होंगे बोलो? लैटिन भाषा। अगर लॉजी का आज करो पहले नॉमी की अपनी सब्जेक्ट की, तो एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का होगा? तो वह होगा ग्रीक भाषा का लॉजी। जैसे कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका को कहते हैं सेल, और सेल को कहते हैं साइटो, तो उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। आपने एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान का अध्ययन कहलाता है क्या? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। रोग विज्ञान का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। मौसम विज्ञान का अध्ययन कहलाता है मेट्रोलॉजी। क्लाइमेट का अध्ययन कहलाता है क्लाइमेटोलॉजी। धीरे धीरे चर्चा करेंगे, चिंता मत करो, ये फ्लो में इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज हर जगह लिखित में आएगी, वो वहां पर चर्चा करेंगे, सिर्फ बेसिक। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड, तो आप कि यह सर कौन सी भाषा का है बोलो? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि बेसिक सा आपको पता है कि पहला होता है वह होता है एग्री या फिर एगर, एग्री या फिर एगर, और दूसरा जो होता है वह होता है कल्चर, या फिर इसे कह सकते हैं कल्चर। क्या कह सकते हैं? कल्चर। अगर तुमसे पूछ ले कोई भी कभी भी कि एग्री या एगर का मतलब क्या होता है, तो बोल देना उसको कि इसका मतलब होता है सोइल। सोइल को कहते हैं मृदा, मृदा कह सकते हैं या कह सकते हैं भूमि। क्या कह सकते हैं? भूमि। कल्चर का पूछ ले तो याद रखना टू कल्टीवेट। क्या होता है? टू कल्टीवेट, और इसे कहते हैं खेती करना। क्या कहते हैं बोलो? खेती करना। तो सीधा सा कह सकते हैं कि मृदा पर खेती करना या मृदा में खेती करना क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर। इसीलिए मैंने कहा था कि हम सभी भूमि पुत्र हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए। इसका अर्थ यही है कि जमीन हमारी माता है। जैसे गाय माता हम मानते हैं, तो उसी प्रकार जमीन से जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर वालों को कभी भी हवा में नहीं उड़ना, हमेशा किससे जुड़े रहना है? जमीन से। और ऐसा व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, उसका कभी भी घमंड नहीं बोलता, उसको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, तो यूं मान लो कि सिलेक्शन 100% होता है। तो याद होगा कि इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा सीधी सी है कि मृदा पर खेती करना। ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसकी शाखाएं अक्सर आप जानते हैं, बड़े लेवल बीएससी लेवल पे खूब सारी शाखाएं मैं आपको बता सकता हूं, पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा करूंगा मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टैंडर्ड पे। तो मुख्यतः शाखाएं जो होती है वो होती है कितनी? 3। कितनी होती है बोलो? 3। तो अगर मैं इसकी शाखाओं की चर्चा करूं तो शाखाएं कितनी होगी? शाखाएं की अगर मैं चर्चा करूंगा तो वह होती है मुख्यतः कितनी? 3। जिसके नाम क्या क्या है? तो एक शाखा का नाम क्या है? सस्य विज्ञान। क्या नाम है बोलो? सस्य विज्ञान। एक का नाम है दूसरा उद्यान विज्ञान। क्या है बोलो? उद्यान विज्ञान। और तीसरी का जो नाम है वह क्या है बोलो? पशुपालन विज्ञान। क्या है? पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान। अब देखो अंग्रेजी में क्या कहते हैं जानते होंगे आप, इसे कहते हैं एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। इसे कहा जाता है क्या बोलो? हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं बोलो? हॉर्टिकल्चर। और इसे कहा जाता है क्या? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। हालांकि बड़ी कक्षाओं में आप इसको एलपीएम नाम से जानते हैं, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट।
बीएससी में जब करते हैं ना इसे एलपीएम कहते थे। एल का मतलब लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, पी का मतलब पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, एलपीएम एम का मतलब मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, है ना, ये वाली चीज, ये कुछ शाखा हो जाती है। फिर देखो, फिर ये तो एग्रीकल्चर का परिचय हो गया और यहीं पर चर्चा कर लेता हूं मैं अपने सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान को क्या कहेंगे बोलो? सस्य विज्ञान, जिसे कहते हैं क्या? एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं बोलो? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एग्रोनॉमी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो बताओ एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है बोलो? तो आप कहोगे कि सर यह ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप जानते हैं। पहला क्या है? एग्रोस, और दूसरा क्या है? नॉमोस। एग्रोस का अर्थ होता है क्या बोलो? फील्ड। क्या होता है? फील्ड। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड, और फील्ड को कहते हैं खेत। क्या कहते हैं बोलो? खेत। और नॉमोस का अर्थ होता है टू मैनेज। क्या होता है? टू मैनेज। टू मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन। अर्थात परिभाषा इसकी लिखिए तो खेत का प्रबंधन। एग्रोनॉमी की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? परिभाषा जो हो जाती है वह हो जाती है खेत का प्रबंधन। सीधा सा खेत का प्रबंधन करना। क्या क्या होगी बोलो? खेत का प्रबंधन करना, प्रबंधन करना। क्या कहलाता है बोलो? तो वह कहलाता है एग्रो। हालांकि ये छोटी सी परिभाषा है, परंतु बड़ी परिभाषा जो होती है वो मैं लिखा देता हूं यहाँ पर। ये एक नंबर पे हो गई। दूसरे नंबर की अगर मैं कहूं तो पहले अपन ये कहेंगे कि सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें, वह शाखा है जिसमें 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 क्या किया जाता है बोलो? हाँ, फसल का प्रबंधन एवं विधियों का, फसल के प्रबंधन एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बोलो? किया जाता है, क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। अभी देखो सीधी सी परिभाषा, हालांकि परिभाषा में से प्रश्न नहीं बनेगा, पर प्रश्न हालांकि ये यहां से बन सकता है। परिचय को कंप्लीट आज ही कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा माथापच्ची करेंगे नहीं। समय बड़ा बलवान है, हम जानते हैं कि समय की अहमियत है, तो समय को बचाते हुए अपन करेंगे। तो परिचय आज ही कंप्लीट करूंगा। अगर तुमसे पूछ ले कि जनक कौन है, क्या पूछे? जनक कौन है, तो याद रखना, एक तो अगर सस्य विज्ञान के पितामह पूछे, क्या पूछे बोलो? पितामह। तो पितामह जो पूछ ले, और एक पूछ सकते हैं आपसे आधुनिक पितामह। कौन है बोलो? आधुनिक पितामह। दो भाई थे, हालांकि दोनों भाई का टाइम पीरियड अलग अलग था। एक 12वीं शताब्दी में था, एक 17वीं शताब्दी में था। एक भाई जो था जिसका नाम था, उसका नाम था पीटर डिक्रेंजी। क्या नाम था बोलो? पीटर डिक्रेंजी। पीटर डिक्रेंजी है ना, डिक्रेंजी भी कहते थे इसको, डिक्रेंजी। एक तो पीटर डिक्रेंजी था, है ना, और एक जो था, एक का नाम है जेंथ्रो टूल। क्या नाम है बोलो? जेंथ्रो टूल। दोनों भाई है, तो दोनों भाइयों ने काम बड़ा अच्छा किया बेचारों ने। भाई सगे भाई नहीं है, यूं में समझना कि सगे भाई है कोई नहीं है। एक तो 12वीं शताब्दी में, एक 17वीं शताब्दी में, मतलब दूर दूर तक उससे नहीं रिश्ता भी नहीं होगा, है ना। पर अक्सर मानते हैं कि एग्रोनॉमी के मतलब अहम स्तंभ रहे हैं। तो एक का नाम है पीटर डिक्रेंजी और एक का नाम क्या है? तो एक का नाम है जेंथ्रो टूल। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था ORKD, ओपस रूरेलियम, ओप्यूस रूरेलियम केमोधर्म। ये किताब थी, इनकी जो किताब थी उसका नाम था ट्रिपल एच, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो ये एंग्लो सैक्सन भाषा के शब्द से बनी हुई है, हालांकि ये वहां पर चर्चा कर लेंगे। ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है? एंग्लो सैक्सन। तो ये लिख लो, क्योंकि आज परिचय भी कंप्लीट कर दिया, तो फटाफट से परिचय आपने डाल ही दिया, ये आपने हेडिंग डाली थी परिचय, इंट्रोडक्शन, और इसके बाद टिपो, ये वाला टिपो। सर इसके बाद क्लास दादा भाई 8 बजे सुबह 7 बजे से क्लास ले रहे, तो चाह क्या रहा है? बिल्कुल बढ़ाते हैं भाई सीताराम भाई, प्रधान भाई। ये 12th RC1 में राहुल पढ़ा, मतलब सारे पढ़े हुए हो भाई? नहीं, एक बार रिवीजन कराऊंगा वर्षा शर्मा लिखाने के साथ, एक बार रिवीजन कराऊंगा क्या पढ़ा है अपन, है ना। आप ऑफ मत, उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, योर चॉइस, योर रूल, योर चॉइस। उदाहरण काफी लिख सकते हैं, निमेटोलॉजी वगैरह भी लिख सकते हो, जहां जहां लॉजी जुड़ जाए, कई सारे है भाई, साइटोलॉजी, मेट्रोलॉजी। अब देखो 2 मिनट, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डेली का रिवीजन, डेली कंप्लीट बात है। अभी तक हमने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चालू करी, एग्रोनॉमी के सिलेबस के स्टेटस पे चर्चा करी कि क्या क्या सिलेबस है। पूरा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द पर अपन ने डिस्कशन किया। उसी का शॉर्ट रूप मैंने आपको लिखा दिया, क्योंकि इतना बड़ा लिखना संभव नहीं था। हालांकि आपके पास सिलेबस होना चाहिए,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे एग्जाम में कितने आते हैं 20, और टॉपिक वाइज भी क्लासिफाइड कर दिए कि किस टॉपिक में से कितने प्रश्न आने। बार बार नहीं लिखाऊंगा, जैसे वीड पढ़ा रहा हूं तो वीड में बार बार नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि पहले पेज में सारी चीज समेट दी मैंने ताकि माथा पच्ची खत्म। बात करें परिचय की, परिचय आज ही चालू किया और आज ही खत्म कर दिया। कृषि एग्रीकल्चर संस्कृत का भाषा की कृष धातु से आया था। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, एग्र प्लस कल्चर, ये हमने देखा था। फिर हमने कहा था कि उसके बाद एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मतलब ग्रीक भाषा, एग्रोस प्लस नोमोज मतलब खेत का प्रबंधन करना, ये हमने देखा था। पितामह के बारे में चर्चा करी, 2 मिनट देख ले भाई, घर जाकर भी तू रिवीजन करेगा तो 5 ही मिनट में पूरा सब्जेक्ट मतलब खत्म ही कर रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास 5 ही मिनट में यही काम आएगा। घर जाकर एक बार और 5 मिनट पढ़ लेगा, जिसमें काम हो जाएगा, ज्यादा माथा पच्ची मत कर। 2 ही पितामह पढ़े, एक पितामह है पीटर डिक्रेंजी, उसकी किताब थी ORAD, ओपस रूरेलियम कामोधर, सीधा सा। एक पितामह है जिसका नाम है क्या, ज़ेंथोट्रोल, हालांकि वो आधुनिक पितामह है और वो पुराने पितामह है। ज़ेंथोट्रोल ने किताब लिखी थी HHH, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जो कि एंग्लो सैक्सन भाषा में लिखी थी। खरपतवार विज्ञान के जनक भी ज़ेंथोट्रोल है, भू परिष्करण के जनक भी ज़ेंथोट्रोल है, क्योंकि उनकी किताब में 2 शब्द मिले थे, एक शब्द मिला था टिलेज और एक शब्द मिला था वीट। ये दोनों जो मिले थे वह किसमें मिले थे, इसमें। बाकी एग्रोनॉमी का इन्होंने दिया था, याद रखना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पितामह है, इतना से याद रखना। ओपस रूरेलियम कामोधरम, यूं कहते हैं कि लगभग 1260 से 1303 के बीच में इनका काल था, लगभग 1731 के आसपास लिखा। हालांकि टाइम पीरियड पूछते नहीं है तो नॉर्मली बताया भी नहीं, 1731 के आसपास ये किताब लिखी गई, और यूं कहते हैं कि लगभग 1200 मतलब 1303 तक जिए थे, है ना। तो आज के मुख्य समाचार होते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय। चलो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, और सभी को तत्व। तो दूसरे नंबर का पॉइंट जो चलेगा वह है क्या, पोषक तत्व, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको बार बार नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि पहले ही पेज पे आपको सारे के सारे समेट दिए मैंने कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसमें से कितने आने वाले हैं। तो पोषक तत्व, पोषक तत्व को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं बोलो, न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आज की जो हेडिंग होगी वह क्या होगी, पोषक तत्व, या फिर इन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। ये आज चलने वाला है दूसरे नंबर का टॉपिक, ठीक है। चल अब देखो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पहले अपन इसके टाइटल और सब टाइटल, पहले देखो इस न्यूट्रिएंट्स को किस किस आधार पर पढ़ेंगे, पहले देख लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। किस किस टाइटल के आधार पर हम इसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टाइटल होने वाले हैं। पहले तो अपन इन न्यूट्रिएंट्स का शुरू के अंदर देखने वाले हैं, वह देखने वाले हैं इनका परिचय। क्या देखेंगे, इनका परिचय देखेंगे। परिचय में बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। फिर इनका देखेंगे कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, दूसरे नंबर का पॉइंट, पोषक तत्वों का क्या पढ़ेंगे बोलो, वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। पोषक तत्वों का वर्गीकरण करने के बाद कुछ विधियां वगैरह, कुछ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जो इसी के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक एक करते हुए सारे के सारे पोषक तत्व पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अपन सभी के सभी पोषक तत्व पढ़ेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पढ़ेंगे कि इनका अवशोषण किस रूप में होता है, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इनकी अधिकता से क्या दिक्कत आती है, और इनका कार्य क्या है। ये सारे के सारे 17 आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इनकी उपलब्धता जो भूमि से ये ग्रहण करते हैं, तो इसके बाद एक और वैज्ञानिक ने क्रियात्मक पोषक तत्व दिए थे। क्या दिए थे, क्रियात्मक पोषक तत्व। तो क्रियात्मक पोषक तत्वों को भी पढ़ लेंगे, जो कि 4 है, जो कि कितने हैं, 4, उनको पढ़ेंगे। क्रियात्मक पोषक तत्व के बाद पोषक तत्वों को अवशोषण की विधियां, मतलब पौधे द्वारा पोषक तत्वों को किस रूप में अवशोषित किया जाता है, अवशोषण की विधियां पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व के अवशोषण की विधियां, पोषक तत्व के अवशोषण की विधियां, अवशोषण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पोषक तत्व के अवशोषण की विधियां पढ़ने के बाद जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे लास्ट कि पोषक तत्व का मृदा में किस खनिज के रूप में पाया जाता है, वो पढ़ेंगे। तो अपन कर सकते हैं मृदा में उपस्थित खनिज, या फिर कर सकते हैं अपन कि इसकी उपलब्धता जो होती है वह किस खनिज के रूप में होती है, क्योंकि डायरेक्ट तो मिलेंगे नहीं, खनिजों के रूप में मिलते हैं, वो चीजें पढ़ेंगे। फिर लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखा दूंगा, ये जो हो जाएगी अपनी। तो इस आधार पर हम किसे पढ़ने वाले हैं बोलो, पोषक तत्व को। मतलब हमें पता रहेगा कि माना कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक और बाकी है, ताकि कभी कोई टॉपिक हमारा छूटे नहीं, सारे के सारे टॉपिक हमारे क्लियर है। ये हमारा मतलब क्या रहेगा, पोषक तत्व का टाइटल, कि पोषक तत्वों को इन आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं पोषक तत्व को। पहला न्यूट्रिएंट्स, इसमें शुरू के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला पॉइंट जो आएगा वह क्या आएगा बोलो, परिचय। क्या आएगा बोलो, परिचय, जिसे कहा जाता है इंट्रोडक्शन। क्या कहा जाता है बोलो, इंट्रोडक्शन। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या तुमसे पूछे, क्या पूछे बोलो, आवश्यक पोषक तत्व की संख्या यदि अगर तुमसे पूछ ले तो बता देना कि आवश्यक पोषक तत्व की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 17। कितनी होती है बोलो, 17। तो आवश्यक पोषक तत्व की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 17। याद रखना 17वां आवश्यक पोषक तत्व क्या है बोलो, 17वां आवश्यक 17 आवश्यक पोषक तत्व अगर पूछे तो याद रखना 17 आवश्यक पोषक तत्व जो था वह था कौन बोलो, निकेल। क्या था बोलो, निकेल। निकेल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व कब बनाया था, तो 1987 में क्या बनाया गया बोलो, निकल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया। कारण क्या था कि निकल जो होता है ना, निकल जो होता है, निकल क्या करता है, तो यूरिया के अपघटन में सहायक होता है। तो निकल यूरिया के अपघटन में क्या होता है, यूरिया के अपघटन में क्या होता है, अपघटन में सहायक होता है, कैसे सहायता करता है देखो बताएंगे।
सहायक होता है। ये क्या करता है, यूरिएज एंजाइम को सक्रिय करता है। क्या करता है, यूरिएज एंजाइम का सक्रिय करता है या यूरिएज एंजाइम का निर्माण, एंजाइम का क्या करता है, निर्माण करता है। जब इस एंजाइम का निर्माण होता है तब क्या होता है, यूरिया का अपघटन होता है और यूरिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट के अंदर, और नाइट्रेट पौधों को क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो पौधे को मिल जाता है नाइट्रोजन। तो मतलब इसीलिए 1987 के अंदर ब्राउन वगैरह वो सारे वैज्ञानिक एक साथ ही दिखा दूंगा, खोज करता ब्राउन नाम के व्यक्ति ने कहा कि सत्वा, पहले 16 आवश्यक पोषक तत्व थे और 16वां जो आवश्यक पोषक तत्व जो मानते थे वो क्लोरीन को मानते थे। कौन से को मानते थे, बोलो, क्लोरीन को। यदि पूछे कि 16वां आवश्यक पोषक तत्व कौन था, तो तुम्हें बताना है कि 16वां आवश्यक पोषक तत्व जो था वह कौन था, बोलो, क्लोरीन। Cl का मतलब होता है क्या, क्लोरीन। तो पहले 16 ही मानते थे, फिर 1987 में लगभग ब्राउन वगैरह ने कहा कि निकल जो होता है ना, निकल भी आवश्यक है, फिर 17 आवश्यक पोषक तत्व दे दिए, 17 आवश्यक पोषक तत्व दे दिए। फिर उनसे पूछा कि हम सत्वा दे तो कारण बताओ कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये सत्वा आवश्यक पोषक तत्व इसलिए कहलाएगा कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन का क्या करता है, अपघटन करता है, मतलब उसे तोड़ता है और नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाता है, तब जाकर इसे क्या माना, सत्वा आवश्यक पोषक तत्व माना निकल को। कि निकल को सत्वा आवश्यक पोषक तत्व माना, तो इसकी एक रिएक्शन दी गई कि इसको वेरीफाइड किया गया, क्योंकि विज्ञान के अंदर, क्योंकि कृषि विज्ञान क्या है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कभी ऊपर लिख लेना कि कृषि विज्ञान जो होती है ना, कृषि विज्ञान हमारी विज्ञान भी है, कभी ऊपर लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं कि कृषि विज्ञान देखो कला भी है और विज्ञान भी है, याद रखना, कला भी है और क्या है, ये विज्ञान भी है, दोनों चीजें। और विज्ञान में किसी भी बिना प्रूफ के कोई भी चीज कभी भी न तो जोड़ी जा सकती है न हटाई जा सकती है, क्योंकि विज्ञान सिद्धांत मांगती है, प्रिंसिपल मांगती है, बिना इसके कभी कोई चीज न तो ऐड करती है न उसको डिक्लाइन रिजेक्ट करती है, याद रखना। तो देखो, अब देखो कि यूरिया जो होता है, यूरिया के बारे में मैं आपको बताता हूं। यूरिया के बारे में आपने सुना होगा, यूरिया अक्सर सभी ने देखा होगा कि शक्कर के दानों से मोटे मोटे आकार में, देखा होगा खेतों में सफेद रंग का पाउडर जो डालते हैं वो यूरिया कहलाता है। यूरिया का जो सूत्र होता है वह NH2CO, NH2 एमाइड फॉर्म में होता है। खाद्य उर्वरक में और डिटेल्ड में चर्चा करूंगा, चिंता नहीं करना अपने को, एमाइड फॉर्म में होता है। यूरिया क्या होता है, यूरिया का अपघटन किस प्रकार से होता है, देखो, तो यूरिया का अपघटन शुरू के अंदर यूरिया जो होगा वो अमोनियम कार्बोमेट में टूटेगा। किसके अंदर टूटेगा, बोलो, अमोनियम कार्बोमेट के अंदर क्या करता है, ये टूटता है CO3। तो ये जो होता है यह कहलाता है अमोनिया कार्बोमेट। क्या कहलाता है, अमोनिया कार्बोमेट। ये अमोनिया कार्बोमेट में शुरू के अंदर टूटेगा। जब टूटेगा ये, जब यहां पर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम क्या है, बोलो, यूरिएज। कौन सा एंजाइम काम करेगा, यूरिएज एंजाइम यहां पर काम करेगा, तो ये अमोनिया किसके अंदर टूट जाएगा, बोलो, तो अमोनियम कार्बोमेट के अंदर टूट जाएगा। और ये अमोनियम कार्बोमेट जो है ना, वह यूरिया अपघटन का पहला अस्थायी उत्पाद होता है। क्या होता है, बोलो, ये तो अपन लिख सकते हैं यूरिया अपघटन का, क्या है ये, बोलो, यूरिया अपघटन का पहला अस्थायी उत्पाद तुमसे पूछ ले तो तुम क्या बताओगे, बोलो, अमोनियम कार्बोमेट होता है। फिर ये अमोनियम कार्बोमेट और टूटता है, क्या करता है, ये अमोनियम कार्बोमेट और टूटता है और ये आगे बढ़कर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है, बोलो, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। साथ में जल और CO2 भी निकलती है। साथ में क्या निकलती है, जल प्लस CO2 निकलती है। तो वो क्वेश्चन में लिख देता हूं कि जल प्लस CO2 वगैरह या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये मुख्य कंपोनेंट पूछेंगे ज्यादा, ये अन्य नहीं पूछेंगे कि चलो CO2 निकलती। फिर ये क्या करता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अमोनिया और टूटता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइड में। और ये और टूटता है तो ये लास्ट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में। और यहां पर ये कन्वर्ट होते हैं, इसमें 2 बैक्टीरिया काम में आते हैं। कितने बैक्टीरिया, 2। पहला बैक्टीरिया काम में आता है नाइट्रोसोमोनास। क्या काम में आता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया यहां पर काम आता है। नाइट्रोसोमोनास नामक एक बैक्टीरिया है, और एक बैक्टीरिया तो यहां काम आएगा और एक बैक्टीरिया यहां आता है नाइट्रोबैक्टर। क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों जीवाणु काम करेंगे, तब जाके ये दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों जीवाणु है, मतलब जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया है। ये दोनों जीवाणु यहां पर काम करते हैं और ये क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा अमोनिया है, ये टूटकर किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बोलो, नाइट्रेट के अंदर। अब देखो यूरिएज एंजाइम को एक्टिव किसने किया, तो हमें पता था यहां पर किसने एक्टिव किया, बोलो, निकल ने। किसने किया, बोलो, निकल ने। तो इसीलिए इसको सत्वा आवश्यक पोषक तत्व माना, क्योंकि यूरिया अब टूटकर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर याद रखना, इसके साथ सॉइल की एक रिएक्शन भी करा देता हूं कि कभी कभी पूछता है कि नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, तो याद रखना, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, बोलो, नाइट्रीकरण। क्या कहलाता है, बोलो, नाइट्रीकरण। तो तुमसे पूछे कि नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, तो अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना। इसके लिए तापमान जो सबसे अच्छा रहता है ना, वह लगभग कितना, 30 से 35 डिग्री। 30 से कितना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान काफी अच्छा माना जाता है। तो तापमान अगर तुमसे पूछे तो कितना बताओगे, बोलो, 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितने दिन लगाता है, कितने समय लगाता है, तो यूं कहते हैं कि यह 4 से 7 दिन का समय लेता है अमोनिया मतलब एमाइड फॉर्म को नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए। कितना टाइम लगता है, बोलो, 4 से 7 दिन। 4 to 7 डेज या 5 to 7 डेज भी आ सकता है, 5 से 7 दिन भी आ सकता है और 4 से 7 दिन भी आ सकता है। तो देखो, यूरिया टूटा धीरे धीरे टूटने के लिए। अब यहां से प्रश्न क्या क्या क्रिएट होते हैं मैं बताता हूं। देखो, यहां से एक प्रश्न कन्वर्ट होगा कि अमोनिया को नाइट्राइड में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास। फिर देखो, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। अगर देखो ये समझ में नहीं आए तो अपने को कोष्टक में लिख लेना है कि इसको तो कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं, बोलो, अमोनिया। इसको तो क्या कहेंगे, अमोनिया कहेंगे। और इसको जो कहेंगे वह कहेंगे नाइट्राइड। क्या कहेंगे, नाइट्राइड। और ये जो होता है वह क्या होता है, नाइट्रेट। क्या होता है, नाइट्रेट। और ये पौधों के अवशोषण के काम आता है, क्योंकि यही फॉर्म, यही नाइट्रोजन की फॉर्म है ना, वो मोस्ट ऑफ सारे के सारे पौधे अवशोषण के रूप में नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में ही करते हैं। किसके रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ये एमाइड फॉर्म
में नहीं लेंगे, मतलब NH2CO NH2 के रूप में नहीं लेंगे। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, वो बात करेंगे खाद एवं उर्वरक वाले चैप्टर में, यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा इन आवश्यक पोषक तत्वों में भी फिर सत्व आवश्यक पोषक तत्व 1987 में ब्राउन ने कहा था, तो फिर उसे क्या मान लिया गया, सत्व आवश्यक पोषक तत्व मान लिया गया, किसको बोलो, निकल को, ऐसे नहीं माना। तो इससे कई सारे प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं कि सत्व आवश्यक पोषक तत्व के। फिर देखो कि आपसे पूछे कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी का नाम आपने सुना होगा कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी वगैरह किसने दी, तो देखो उनकी चर्चा करते हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी क्या है। आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी या फिर कह सकते हैं अनिवार्यता सिद्धांत। क्या कह सकते हैं, अनिवार्यता सिद्धांत कि आवश्यक पोषक तत्वों का अनिवार्यता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अनिवार्यता सिद्धांत। तो अगर पूछे कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसने दी, तो याद रखना कब, 1939 में कौन थे, आर्नोन और स्टाउट। कौन थे बोलो, आर्नोन व स्टाउट ने कब दी थी, तो 1939 में आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसने दी थी, आर्नोन व स्टाउट ने। फिर 1954 में क्या किया, 1954 में, तो आर्नोन ने इसे पुनः प्रतिपादित किया। तो 1954 में क्या किया, आर्नोन ने इसे पुनः क्या किया, पुनः प्रतिपादित किया। प्रतिपादित का मतलब होता है प्रतिपादित किया, मतलब थोड़ा सा चेंज किया उसने। क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, पुनः प्रतिपादित किया। तो पहले तुमसे पूछे कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसने दी, तो 1939 में आर्नोन व स्टाउट नामक व्यक्ति ने दी। फिर आर्नोन ने 1954 में इसे क्या किया, थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया, और नियम कायदे दिए। कितने, तीन नियम कायदे दिए कि इनकी कसौटी क्या है, मतलब ये किस चीज को मानेंगे तब जाके आवश्यक पोषक तत्व कहलाएंगे, अन्यथा ये आवश्यक पोषक तत्व नहीं कहलाएंगे, मतलब ये कसौटी माननी चाहिए। तो इनकी कसौटी क्या थी, देखो कसौटी जो थी, तो पहला नियम इन्होंने दिया कि इन पोषक तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। अगर कोई सा भी पोषक तत्व नहीं है अगर पौधे में, तो वह अपना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। तो पहला क्या है कि इन पोषक तत्व के बिना, है ना, या फिर लिख सकते हैं आवश्यक पोषक तत्व के बिना, आवश्यक पोषक तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाएगा। अगर कर पा रहा है तो फिर वह आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। तो पहला नियम कायदा क्या है कि 17 आवश्यक पोषक तत्व की अगर किसी की कमी हो गई तो पौधा खत्म हो जाएगा, मतलब वह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि आवश्यक पोषक तत्वों का पौधे के जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म, या फिर हम कह सकते हैं उसकी उपापचयी क्रियाओं से सीधा संबंध होता है। दूसरा क्या नियम दिया इन्होंने कि आवश्यक पोषक तत्वों का पौधे के जीव द्रव्य या फिर कह सकते हैं उपापचयी क्रियाओं से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाओं से सीधा संबंध होता है। मतलब इनके बिना पौधे की उपापचयी क्रिया नहीं होगी। उपापचयी क्रिया कई सारी, जैसे पौधे में श्वसन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पौधे में उत्सर्जन वगैरह, पौधे में खनिज पदार्थों का पानी का अवशोषण, पौधे में जाइलम उत्तक द्वारा जल का सेवन, फ्लोएम उत्तक द्वारा खाने का सेवन, ये सभी क्या आती है, सारी की सारी उपापचयी क्रिया। क्या कहलाती है, सारी की सारी उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक तीसरा नियम इन्होंने दिया कि कभी भी माना कि जैसे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, पता चला इसको फास्फोरस प्रतिस्थापित कर रहा है, मतलब पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, तो पौधे ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अपने को रोटी नहीं मिल रही तो इधर अपन तो क्या है पिज्जा विज्जा से काम चला लेंगे, ऐसा अगर कर दे तो फिर वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं। रोटी नहीं मिल रही तो पिज्जा खा के काम चला लेंगे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, फिर वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं कहलाए। मतलब एक आवश्यक पोषक तत्व को कोई सा भी दूसरा आवश्यक पोषक तत्व प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक पोषक तत्व को दूसरा पोषक तत्व प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। एक पोषक तत्व को दूसरा पोषक तत्व प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। अगर कर देगा तो फिर किसी काम का नहीं करना चाहिए। अगर कर देगा तो फिर वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं। सीधा से समझ में आया। परिचय में क्या देखा, देखो वापस से देखता हूं कि हमने कहा कि कुछ नहीं कि सब आवश्यक पोषक तत्व होते, 17वां निकल था, 16वां क्लोरीन था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि निकल को मानो, फिर हमने पूछा कि क्यों माने, उसने कहा कि यूरिया का अपघटन ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो उसने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये यहाँ यूरिया को तोड़ोगे तो यूरिया चाहिए। अब यूरिया का निर्माण ही कौन करेगा, निकल। अब निकल ही नहीं होगा तो न तो यूरिया एंजाइम का निर्माण होगा, न फिर यूरिया टूटेगा, न आगे की क्रिया चालू होगी। जब आगे की क्रिया चालू नहीं होगी तो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, तो पौधा तो वैसे खत्म हो जाएगा। मतलब 17 आवश्यक पोषक तत्व मानना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, यूरिया एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, अमोनियम कार्बोनेट में टूट रहा है। पहला अस्थायी उत्पाद, स्थायी क्यों नहीं कहा, क्योंकि स्थायी तो नाइट्रेट है ना, लास्ट में क्या होगा, स्थायी तो नाइट्रेट है। अमोनियम कार्बोनेट हुआ, फिर उसके बाद अमोनिया से नाइट्राइड से नाइट्रेट, दो व्यक्तियां काम कर रहा है, नाइट्रोसोमोनासो नाइट्रोवेक्टर, याद रखना। फिर ये कितने तापमान पे होगा, कितने दिन में। पीएच कहते हैं कि उदासीन पीएच में होता है, पीएच कहते हैं कि उदासीन पीएच 6.5 7.5 में ये क्रिया होती है, क्योंकि यूरिया का अपघटन उदासीन। फिर हमने कहा कि 1939 में आर्नोन स्टाउट आया। क्या कहा कि इन्होंने नियम कायदे दिए, पर फिर इसने आर्नोन को मतलब मन में भाई नहीं, इसने कहा कि मैं तो थोड़ा सा और चेंज करूंगा। तो 1954 में आर्नोन ने थोड़ा सा और चेंज कर दिया कि कसौटी क्या थी कि 3 नियम कायदे। पहला जीवन चक्र पूरा नहीं, दूसरा क्या है कि सीधा संबंध होना
चाहिए किसे, उपापचय क्रिया, या फिर कर सकते हैं किसे बोलो, जीव द्रव्य से। तीसरा कहा था एक पोषक तत्व को दूसरा पोषक तत्व क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। पहले तो ये हेडिंग आप सभी ने मेरे ख्याल से डाल ली होगी, डालो। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, जल्दी लिखना बस, डाल ली, चला आगे। सर पीछे का लिखा हो ना, हाँ दादा लिखा रहे, लिखाने का टाइम देंगे तुझे मुकेश भाई। ऋतु सैनी, अमोनिया बी, सुगर कैन पेडी, दक्ष चौधरी, गुड इवनिंग, स्टोरी लिखवा देना सर। चल अब देखो नेक्स्ट, हाँ ये लो, ये टीवी चालू हो गई, प्री कैमरे से चल रही है, देखिए मुझे लगता है सारी ऐसे चल रही है, सारी मार करते चलिए हैं। हाँ भाई कहीं नहीं दिखा तो है क्या, अपवाद तो जीवन में रहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम बैच में चल जाना तो, ये तो क्या मन लग गया तेरा, किस कारण से? तेरा तो कारण ही दूसरा लग रहा है, कारण ही दूसरा लग रहा है तेरा तो। मन भाई एक पोषक तत्व को दूसरा पोषक तत्व प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, चाहिए। चल तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, परिचय। परिचय के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, पोषक तत्वों का क्या है बोलो, वर्गीकरण। क्या है पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो दूसरे नंबर का जो पॉइंट चलेगा वो चलेगा पोषक तत्वों का वर्गीकरण। दूसरा पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखो पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण करते हैं कैसे करते हैं, तो दो भागों में बांटते हैं। पहला जो बांटते हैं वह बांटते हैं संरचनात्मक, कौन से, संरचनात्मक, संरचनात्मक, या फिर कहते हैं आधारीय पोषक तत्व। क्या कहते हैं, आधारीय पोषक तत्व। दूसरे जो होते हैं वह होते हैं कौन से बोलो, हाँ ये खनिजीय पोषक तत्व, कौन से, खनिजीय, खनिजीय पोषक तत्व, खनिजीय पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व जो होते हैं वह मुख्यतः तीन, ये अधातु होते हैं। कैसे होते हैं, अधातु और अधातु। और मुख्यतः याद रखना कि इनका जो सोर्स होता है, स्रोत लिख देता हूं यहाँ पर, स्रोत जो होते हैं वह एक तो जल से प्राप्त होंगे और एक किससे प्राप्त होंगे बोलो, वायु से, जल और वायु से। और ये जो होते हैं वह कौन कौन है, एक तो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहला CHO, कार्बन 45%, नाइट्रोजन और CHO ये है कितना 6%, और ये है कितना 45%। टोटल मिलाकर ये तीनों मिल जाते हैं, कितने हो जाते हैं 96%। ये हालांकि पौधे को लेने की जरूरत नहीं है, ये जल से और वायु से पर्याप्त मात्रा में मिल जाते है ना। फिर बाकी देखो खनिजीय पोषक तत्व। खनिजीय पोषक तत्व में देखो एक तो मुख्य पोषक तत्व, दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक तो मुख्य पोषक तत्व और एक है सूक्ष्म पोषक तत्व। पहला हो जाएगा वह कौन सा है, मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व। और दूसरा जो हो जाएगा वह होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये तत्व यहाँ लिख देता। फिर देखो मुख्य पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जिनकी मात्रा पौधे को 1 ppm से क्या चाहिए बोलो, ज्यादा। कितने चाहिए, 1 ppm से ज्यादा। सूक्ष्म पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जिनकी आवश्यकता पौधे को 1 ppm से क्या होती है, कम। अगर नहीं पता चलता है तो कोष्टक में लिख लेना, ये कम है और ये क्या है बोलो, ज्यादा। क्या है, ज्यादा। अब ये जो मुख्य पोषक तत्व है इन्हें वापस इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है आगे। ये मुख्य पोषक तत्व एक तो प्राथमिक पोषक तत्व और एक क्या हो जाते हैं, द्वितीय पोषक तत्व। तो एक हो जाता है प्राथमिक पोषक तत्व, है ना, और एक हो जाता है क्या, द्वितीय पोषक तत्व। क्या हो जाता है, द्वितीय पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व के अंदर जो आते हैं मेरे दोस्त वह आते हैं एक तो N, एक आता है P और एक आता है K। क्या आता है, K। ये याद रखना, क स म से मैग्नीशियम, क स म मैग्नीशियम, ये हो जाते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर आ जाते हैं, उनके नाम देखो ऐसे याद रख लेना। कैसे याद रखोगे, छोटा करता हूं मैं। फिर यहाँ लिखना कल फिर जान बाहर क्यों निकली मन मोहिनी। क्या लिखोगे, कल एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, है ना, तो एक लड़की थी जो कल फिर जान थी किसी की, कल फिर जान बाहर क्यों निकली मन मोहिनी, क्यों निकली मन को मोहने वाली, मन मोहिनी। फिर कल जान बाहर क्यों निकली मन मोहिनी। चल ये सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे कितनी है, संख्या 8। कितनी है बोलो, 8। द्वितीय पोषक तत्व की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे, 3। प्राथमिक पोषक तत्व की पूछे तो कितनी होती है, 3। इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका है क स म। झूठे कसमे वादे खाते हैं, क स म। क्या रखोगे, क स म। क्या रखोगे, क स म। फिर कल जान बाहर क्यों निकली मन मोहिनी। ये पोषक तत्वों का वर्गीकरण है। 17 आवश्यक पोषक तत्व जैसे गिन के देखते हैं, 8 हो गए। 8 3 कितने होते हैं बोलो, 11। 11 3 कितने होते हैं, 14। और 14 में 3 जोड़ोगे तो कितने, 17। तो आवश्यक पोषक तत्व की संख्या कितनी है बोलो, 17। आवश्यक पोषक तत्व की संख्या कितनी है, 17। हालांकि मुख्यतः आवश्यक पोषक तत्व जो लेते हैं पौधे जो अवशोषण करते हैं वह किस रूप में करते हैं, तो आवश्यक पोषक तत्वों का एक नोट लिख देता हूं। ये आयन के रूप में और मुख्यतः धन आयन के रूप में लेते हैं कुछ। तो अपन कह सकते हैं पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, अवशोषण पौधों द्वारा, अवशोषण, अवशोषण पौधों द्वारा
मुख्यतः किस रूप में किया जाता है बोलो? मुख्यतः आयन के रूप में, आयनिक रूप में वह धन आयन के रूप में, वह धन आयन के रूप में और कुछ ऋणायन के रूप में भी लेते हैं। तो कोष्टक में लिख लेंगे कुछ ऋणायन के रूप में कुछ पोषक तत्वों को किस रूप में लेते हैं? तो ऋणायन के रूप में लेते हैं। एक अभिक्रिया बता रहा हूं तो लिख लेना कि एक अभिक्रिया होती है मेन, तो यहां पर एक छोटा सा सब हेडिंग डालेंगे, हालांकि अभिक्रिया, और पहली अभिक्रिया का जो नाम है वह अभिक्रिया पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण? बचपन में क्या आपने पढ़ा है? क्या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कोई परिभाषा बता दे तो मान जाए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बोलो? प्रकाशिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो लिख सकते हैं या क्या होता है? रासायनिक क्या कहा मैंने बोलो? रासायनिक अभिक्रिया को, प्रकाशिक अभिक्रिया को किसके अंदर बोलो? क्या कहा था यार? प्रकाशिक अभिक्रिया को रासायनिक, हाँ प्रकाशिक अभिक्रिया को क्या करे यार, गजनी वाला सीन है, 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित करना, अभिक्रिया में परिवर्तन करना ये होता है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन बताओ क्या होती है? एक बार बताओ, बचपन से हमें याद है, बताओ क्या होती है? 6 CO2 प्लस बताओ कितने? 6 H2 किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और यहां पर क्या आ जाता है? सूर्य का प्रकाश। क्या आ जाता है? सूर्य का प्रकाश। इसे कहते हैं H ये साइन से डिनोट करते हैं। बताओ यहां क्या बनेगा? C6 क्या बनेगा? C6H12O6 क्या ये बनता है क्या? हाँ, इसे कर देते हैं 6 दूनी के 12 हो जाते हैं, और 12 और 6 कितने हो जाते हैं? 18। कार्बन कितने? कार्बन हो गए 6, अपने ऑक्सीजन 6 12 6 कितने हो जाते हैं? 18। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? H2। यहाँ पर क्या बन जाता है? O2। क्या बन जाता है? O2। ऑक्सीजन भी तो मिलती है प्रकाश संश्लेषण में अपने को, है ना? तो कितने हो गए? 6 हो गए, और यहाँ पर 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 यहाँ पर हो जाएंगे 6, तो ये 12 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गई। चल, ये प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब देखो इस प्रकाश संश्लेषण को जब होती है ये क्रिया, तब यहाँ पर एक पोषक तत्व जिम्मेदार होता है, उसका नाम यहाँ पर बताता हूँ। पूरी अभिक्रिया इसलिए बताई क्योंकि मैग्नीशियम का खेल है। क्या है? मैग्नीशियम का खेल है। तो याद रखना ये जो क्लोरोफिल है ना, क्या नाम है ये? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर में बनाना चाहता हूँ। इसके अंदर एक रिंग होती है जिसे कहते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या कहते हैं बोलो? पोरफायरिन। क्या कहते हैं? पोरफायरिन रिंग कहते हैं। पोरफायरिन जो बनता है वह कैसे बनता है? देखो ध्यान से समझना कि ये जो मैग्नीशियम होता है, क्या होता है? ये मैग्नीशियम होता है, ये 4 अणुओं के नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। कितने से बोलो? 4 नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, तब जाकर क्या बनता है? ये पोरफायरिक वर्णक बनता है, या फिर क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है। याद रखना, मतलब ऐसे नहीं हुई कि प्रकाशिक अभिक्रिया इतनी आसानी से जब होगी, जब एक मैग्नीशियम तत्व जो होता है वह कितने नाइट्रोजन से जुड़ा होगा? 4 नाइट्रोजन से, और यहाँ पर आयरन और मैग्नीज सहायक पोषक तत्व रहेंगे। सहायक पोषक तत्व पूछे तो कौन होंगे बोलो? सहायक कौन होंगे? तो सहायक याद रखना आयरन और मैग्नीज। तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि बताओ प्रकाश संश्लेषण का मुख्य आवश्यक पोषक तत्व कौन है? मैग्नीशियम। सहायक पोरफायरिन वर्णक को बनाने के लिए, पोरफायरिन रिंग को बनाने के लिए, क्लोरोफिल रिंग को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नाइट्रोजन। और इसकी सहायता कौन करते हैं? तो आयरन और मैग्नीज। तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? समाप्त होती है। तो फटाफट से लिख लो। हाँ भाई, कोई बात नहीं, डबल बता देंगे, चिंता मत कर। 20 तक खींचना पड़ेगा ना आपने, मुझे हम राज्य नहीं कह रखा। 8-20 तक छोड़ूंगा क्योंकि मुझे सर का आदेश है। वहां मेस में जाके तुम हाहाकार मचा देते हो, यहाँ से डायरेक्ट ही जाके रोटी वाटी पे टूट जाते हो, रोटे वाटे। मुझे पता है तुम्हारा टाइम, मैं जानता हूँ भाई, सुबह 7 बजे का आया हूँ, मैं भी जाना चाह रहा हूँ, चिंता मत कर तू, है ना? मैं भी जाना चाह रहा हूँ, सर ने क्या रखा है, तुम मानते नहीं हो तुम। किसी बाकी चले? मैं भी पोषक तत्वों का अवशोषण पौधों द्वारा मुख्यतः आयनिक रूप में व धन आयन के रूप में होता है। कोष्टक में लिखना है कुछ मात्रा में ऋणायन के रूप में भी, कुछ मात्रा में ऋणायन के रूप। पोषक तत्वों का अवशोषण पौधों द्वारा मुख्यतः आयनिक रूप में व धन आयन के रूप में होता है, और कुछ मात्रा में ऋणायन के रूप में, कुछ ऋणायन के रूप में। चलो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशिक ऊर्जा लिख लो या प्रकाशिक अभिक्रिया, जो भी लिखना चाहो। प्रकाशिक ऊर्जा बेटा शब्द है। प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। 1939 पुनः प्रतिपादित किसने? आर्नोल्ड ने। 19 एक भी गर्ल्स नहीं जाएगी, ड्रेस कोड हो कोई बॉयज जाओ उधर से। क्या होती है? प्रोटीन। ये यहां तक हमने देखा था, और एक हेडिंग डाली थी, क्या है? हिल अभिक्रिया, जल का प्रकाशीय अवघटन। चल यहीं से आगे बढ़ते, तो आज के मुख्य समाचार की शुरुआत करते हैं यहीं पर। दूसरी क्या है? हिल अभिक्रिया। हिल अभिक्रिया को जो कहा जाता है वह कहा जाता है जल का प्रकाशीय अवघटन। जल का प्रकाशीय अवघटन। जल का प्रकाशीय अवघटन क्या होता है कि पौधे में जो जल रहता है ना, वो H2O रहता है, और H2O जो टूटता है वह 2H+ के रूप में और
ओके माइनस, ओ माइनस है ना, ओके माइनस के रूप में। और इसको जो तोड़ता है ना वो कौन तोड़ता है? क्लोरीन और मैग्नीज। याद रखना, तो जल का प्रकाशीय अपघटन में कौन से पोषक तत्व सहायक होते हैं? क्लोरीन और मैग्नीज। मैं एक लाइन लिखाऊंगा क्लोरीन में कि जल के प्रकाशीय अपघटन में सहायता करता है। तब तुम मुझसे पूछोगे कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है कि जब भी पौधों के अंदर प्रकाशीय अपघटन होता है, हील अभिक्रिया में जल का टूटना होता है। जल टूटता है 2 हाइड्रोजन आयन में और 1 ऑक्सीजन आयन में। लिखने का टाइम दूंगा, चिंता मत करो। तो ये जब जल टूटता है 2 हाइड्रोजन आयन के रूप में टूटता है और 1 ऑक्सीजन आयन के रूप में टूटता है। फिर देखो ये हील अभिक्रिया होगी। हील अभिक्रिया के बाद एक होता है कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में भी पोषक तत्व सहायता करते हैं। तो कोशिका विभाजन में कौन कौन से पोषक तत्व सहायता करते हैं? देखो मुख्यतः बता रहा हूं, मुख्यतः लाइन लिखाऊंगा कि कोशिका विभाजन जब होता है ना, तो कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाली मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनती है। मतलब सीधा सा मैं कह सकता हूं मुख्यतः, हालांकि और भी होते हैं, बनती है और भी सहायता करते हैं, नाइट्रोजन वगैरह भी कर देते हैं, परंतु मुख्यतः कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की क्या बनती है? मध्य पटलिका। क्योंकि आपने, हालांकि देखो बायो में जाना नहीं चाहता, आपने एक पढ़ा होगा समसूत्री और एक पढ़ा होगा अर्धसूत्री। क्या पढ़ा होगा? अर्धसूत्री, है ना। आपने पढ़ा होगा कि एक तो ये होती है G1 G2 और S अवस्था आपने पढ़ी होगी बचपन में, थोड़ा बहुत याद हो। ये तो इंटरफेज अवस्था कहलाती है। फिर M अवस्था उसमें कहलाती है जिसमें प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये अवस्था जो चलती है। फिर प्रोपेज में अर्धसूत्री में आपने पढ़ा होगा, ये तो क्या नाम, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और डाइकाइनेसिस, ये ऐसी कुछ अवस्था पढ़ी होगी आपने, है ना। तो ऐसे जो कोशिका विभाजन होता है ना, उसमें क्या है, एक मध्य पटलिका बनती है 2 कोशिकाओं के बीच में, और वो काय की बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की। तो एक कोशिका ये हो जाती है, दूसरी कोशिका ये हो जाती है। ये बात की बात है बायोलॉजी की। तो ये हो जाता है क्या? कोशिका विभाजन। एक हम कहते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहते हैं बोलो? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी पोषक तत्व सहायक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं बोलो? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, फिक्सेशन, है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? देखो कि ये रही नाइट्रोजन, क्या रही? नाइट्रोजन। इसमें 6 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तब जाके क्या बनता है? तब जाके अमोनिया बनता है। क्या बनता है बोलो? अमोनिया, NH2। क्या बनता है बोलो? अमोनिया बनता है, NH2। ये अभिक्रिया को बैलेंस कर दिया, क्योंकि है ना बैलेंस हो जाती है, 3 नाइट्रोजन हो जाती है, तो यहां पर भी लग जाता है कितना? 3 और कितना? 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना? 6 प्लस। अभिक्रिया को बैलेंस कर लेना, क्योंकि मुझे ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह। अब देखो, अब इसमें 2 चीज जो काम की है ना, वो बता देता हूं। काम की कौन कौन सी चीज है कि यहां पर एक तो काम करता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या काम करता है? लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। एक तो लेग हीमोग्लोबिन काम करता है और एक काम करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, याद रखना। और ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, याद रखना। अपचयन अभिक्रिया या अपचयित अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें क्या करता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में लेग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजिनेज की उपस्थिति के अंदर नाइट्रोजन का क्या करता है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। अमोनिया वापस से नाइट्राइड में कन्वर्ट होगा, और नाइट्राइड में नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबेक्टर मिलेंगे और काय में कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रेट के अंदर, और नाइट्रेट पौधों को मिल जाएगा। ये हो गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। याद रखना, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक अवायवीय एंजाइम है। कौन सा है बोलो? अवायवीय एंजाइम है। कौन सा है बोलो? अवायवीय एंजाइम है। और लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है? दलहनी परिवार की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला लाल गुलाबी रंग का क्या होता है बोलो? तो एक प्रकार का द्रव होता है, जो मैं बोल के लिखा दूंगा। जो मैं क्या करूंगा, बोल के 2-3 लाइनें लिखा दूंगा कि ये कैसा होता है? लाल गुलाबी। क्या होता है बोलो? लाल गुलाबी। याद रखना, ये होता है लाल गुलाबी रंग का। लाल गुलाबी रंग का क्या है? तो दलहनी परिवार की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला लाल गुलाबी रंग का जो द्रव होता है, उसे क्या कहते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। दलहनी परिवार की जड़ों की गांठों में पाया जाएगा, याद रखना, क्योंकि वही मृदा के अंदर नाइट्रोजन का क्या करती है? स्थिरीकरण। सबसे ज्यादा मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण रेचका करती है, 194 किलोग्राम 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर। बाकी सनई, डेचा, सेजबेनिया, रोस्टाटा, क्रोटोलिरिया, जुनसिया, उड़द हो गया, है ना, विग्ना मूंगा, है ना, विग्ना रेडिएटा, ये उड़द, चौड़ा, मूंग वगैरह सभी करती है। सिर्फ दलहनी परिवार का एक सदस्य जिसका नाम है राजमा, राजमा कभी भी मृदा का अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, क्योंकि उसकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु नहीं पाया जाता। ये एक्सेप्शन है, अपवाद के तौर पे, याद रखना। लेग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजिनेज एंजाइम, याद रखना। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को जो बनाता है वो मोलिब्डेनम बनाता है। कौन बनाता है बोलो? मोलिब्डेनम बनाता है, और उसको आयरन और मैग्नीज बनाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन को कौन बनाता है बोलो? आयरन और मैग्नीज बनाता है, याद रखना। तो पहले तो ये थोड़ा सा लिख लो, इसमें 2-3 लाइनें में लिखाऊंगा। चल ये लिखो, थोड़ा सा टाइम पीरियड का जरूर याद रखना, बस टाइम पीरियड जरूर याद रखना। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनती है। फिर इसके बाद एक ही है, और यहां पर लिखाऊंगा मैं 2-3 लेग हीमोग्लोबिन के बारे में भी लिखाऊंगा। पहले हेडिंग डलवाऊंगा लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन ग्लोबिन। फिर इसमें 1-2 लाइनें लिखा दूंगा बोल के, और फिर दूसरा लिखाऊंगा क्या? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज क्या है? ये एंजाइम। 1-2 लाइनें इसमें लिखा दूंगा बोल के, ठीक है। तो पहले ये अभिक्रिया लिखना, फिर इसके बाद लिखना लेग हीमोग्लोबिन, फिर इसमें लाइनें लिखाऊंगा, फिर उसके बाद लिखना नाइट्रोजिनेज एंजाइम। सर स्लाइड पीछे करो। हरिओम सर, तुसी कल के लिखा यहां से सानू दस दो, क्या लिखा है भाई?
तो यह दलहनी परिवार की जड़ों, यह दलहनी परिवार की जड़ों की गांठों में, यह दलहनी परिवार की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला लाल गुलाबी, पाया जाने वाला लाल गुलाबी रंग का द्रव होता है। यह दलहनी परिवार की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला लाल गुलाबी रंग का द्रव होता है, जो द्रव होता है, पाया जाने वाला लाल गुलाबी रंग का द्रव होता है। लिख लिया? जो, अब आगे लिखना, जो राइजोबियम जीवाणु को, जो राइजोबियम जीवाणु को ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाता है, एवं जो राइजोबियम जीवाणु को ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाता है एवं नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है, क्योंकि यह कौन सा एंजाइम है बोलो? वायवीय है ना, जो ये क्या नाम है, नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है। ये कंप्लीट हो गया। इसका काम समझ में आ गया लेग हीमोग्लोबिन का, कि राइजोबियम को तो क्या देगा, ये ऑक्सीजन देगा, जबकि इसको वायु या ऑक्सीजन से दूर रखेगा, क्योंकि इसको पसंद नहीं है, क्योंकि ये कौन सा एंजाइम है बोलो? वायवीय, वायु रहित चाहिए इसको। दूसरा डालो नाइट्रोजन, एक और यहां पे लिख लो, कोष्टक में लिख लेना, ए, इसके निर्माण में आयरन मैग्नीज सहायक होते हैं, इसके निर्माण में आयरन मैग्नीज सहायक होते हैं, इसके निर्माण में आयरन मैग्नीज सहायक होते हैं, इसके निर्माण में आयरन मैग्नीज सहायक होते हैं। वैसे तो ये यहां पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया है ना। फिर दूसरा लिख लो नाइट्रोजनेज एंजाइम, दूसरा लिखो नाइट्रोजनेज एंजाइम, दूसरी हेडिंग डालना नाइट्रोजनेज एंजाइम, और इसमें लिखना, लिखाओ, इसमें लिखना, यह एक अवायवीय एंजाइम है, यह एक अवायवीय एंजाइम है, यह एक अवायवीय एंजाइम है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अब बताओ इसके निर्माण के लिए सहायक कौन होगा? मॉलिब्डेनम। तो लिख लो, इसके निर्माण के लिए मॉलिब्डेनम पोषक तत्व सहायक होता है, इसके निर्माण के लिए मॉलिब्डेनम पोषक तत्व सहायक होता है। एमओ का मतलब क्या होता है? मॉलिब्डेनम। इसके निर्माण के लिए मॉलिब्डेनम पोषक तत्व सहायक होता है। ये अभी क्लियर कर लिया अपन ने। अब वहां जाओ जहां अपन ने टाइटल लिखा है, कौन कौन से टाइटल? परिचय कंप्लीट हो गया। दूसरा टाइटल क्या था बोलो? पोषक तत्वों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। तीसरा टाइटल बताओ क्या है? पोषक तत्व। अब जाके तीसरा चालू होगा, जिसका नाम क्या है बोलो? पोषक तत्व। अब जाके चालू करेंगे अपन पोषक तत्व। तीसरे नंबर का टाइटल है हमारा पोषक तत्व। पोषक तत्व में अपन जो चालू कर रहे हैं, तो अपन पहले प्राथमिक पोषक तत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो? प्राथमिक पोषक तत्व पढ़ेंगे। प्राथमिक पोषक तत्व। बताओ पहले नंबर पे कौन पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजन। क्या पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजन। तो पहले नंबर पे जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N2। क्या होता है? N2। देखो अब इसको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि नाइट्रोजन का अवशोषित रूप कौन सा होता है। तो अवशोषित रूप अगर आपसे पूछे कि अवशोषित रूप कौन सा है, तो नाइट्रोजन को दो अवशोषित रूप है। एक तो जो होता है वह होता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट, जो कि पौधे मुख्यतः लेते हैं। और एक होता है अमोनिया NH4+, इसे कहते हैं अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में ये सब आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये क्या है? अमोनियम आयन, या फिर लिख देता हूं अमोनियम आयन, ताकि आपको पता चले कि ये सारे के सारे क्या है? आयन के रूप में होते। अगर आपसे पूछे कि मुख्यतः पौधे किस रूप में लेते हैं, तो याद रखना मुख्यतः पौधे इसी रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। परंतु अमोनिया के रूप में कौन लेते हैं? तो ऐसे पौधे कहलाते हैं अमोनीफिलिक। क्या कहलाते हैं? अमोनीफिलिक पादप कहलाते हैं, जो अमोनिया को किस रूप में लेते हैं बोलो? वह अमोनिया को अमोनिया के रूप में लेते हैं, मतलब नाइट्रेट के रूप में नहीं लेते। अमोनीफिलिक पादप के उदाहरण देखो, शर्करा वाले, जैसे गन्ना हो गया, जैसे धान हो गया, जैसे आलू हो गया और चुकंदर हो गया। ये किस रूप में लेते हैं? तो ये नाइट्रोजन को किस रूप में लेंगे बोलो? चुकंदर, अमोनिया के रूप में। नाइट्रोजन का अवेलेबल फॉर्म कौन सा होगा? अमोनिया। और ऐसे पादप क्या कहलाएंगे? एमिनोफिलिक। बाकी सारे पादप नाइट्रेट वाले कहलाते हैं नाइट्रीफिलिक। क्या कहलाते हैं? नाइट्रीफिलिक। नाम से आ रहा है, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं। पहला हो गया अवशोषण, अवशोषित रूप, मतलब अवेलेबल फॉर्म कौन सी है। फिर दूसरा है कि इसके कार्य क्या है। दूसरा आता है क्या? इसके कार्य, कि नाइट्रोजन के कार्य क्या है। तो एक ही लाइन से, एक ही शब्द से आपको याद ही करा दूंगा, वह ट्रिक के माध्यम से। एक ही शब्द याद रखना, NPV। क्या याद रखना है?
एनपीवी। एनपीवी आपने कभी कभी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस का नाम सुना होगा, जो कीटों के नियंत्रण में काम में आता है, जिसे फली छेदक होता है हेलिकोर्पा आर्मीजेरा, उसके नियंत्रण में हेलिकोर्पा आर्मीजेरा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस। फर्स्ट पढ़ाऊंगा तभी याद करो, तो एक शब्द याद रख लेना एनपीवी। क्या याद रखोगे? एनपीवी। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, एन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। पी का मतलब याद रखना प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? नाइट्रोजन। आपसे पूछे कि प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन होता है? 16% नाइट्रोजन होता है। वी का मतलब याद रखना कि पौधों की वानस्पतिक वृद्धि कौन करता है? तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के निर्माण में सहायक कौन है? बोलो नाइट्रोजन। आज से सारे के सारे काम याद हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन के कार्य अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? पहला कार्य होता है इसका प्रोटीन निर्माण में सहायक। पहला कार्य क्या होगा? बोलो प्रोटीन निर्माण में सहायक। तो पहला लिख दिया प्रोटीन निर्माण में सहायक। प्रोटीन निर्माण में सहायक पोषक तत्व पूछे तो कौन है? बोलो सहायक। क्योंकि क्या होता है? 16% क्या होती है? नाइट्रोजन होती। अगर पूछे कि पौधे के वानस्पतिक वृद्धि में वानस्पतिक वृद्धि में सहायक कौन होता है? तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक पोषक तत्व पूछे तो कौन बताओगे? तो वह भी कौन होता है? नाइट्रोजन। कौन होता है? बोलो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करता है। तो चारे वाली फसलें में क्या चाहिए अपने को? फसलों के लिए चारा। कौन सा फल चाहिए? कौन सा फूल चाहिए? तो पौधों का चारा चाहिए, मतलब चारे। तो चारे वाली फसलों में और सब्जियों वाली में, जैसे पालक है, पालक की भी तो अपने को पत्तियां चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि चारे वाली फसलों में, चारे वाली फसलों प्लस सब्जियों प्लस सब्जी फसलों में विशेष प्रकार का मीठापन, विशेष प्रकार का क्या बढ़ाता है? ये मीठापन, विशेष प्रकार का मीठापन बढ़ाता है। इसलिए इनमें गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है। इनमें क्या है? गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व। पर सभी के लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व यह नहीं होता, पोषक तत्व है। क्योंकि गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व तो अभी बताएंगे, पोटेशियम पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे कि वो होता है। ये तो क्या है? इन वाली फसलों में थोड़ा सा काम बढ़िया कर रहा है, क्योंकि हमें पता है चाटे वाली में तो चारा चाहिए, पशुओं को मीठा चारा और स्वादिष्ट रसीला चारा चाहिए, क्योंकि एक तो गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। अपन कह सकते हैं कि मीठापन के साथ साथ इनका रसीलापन भी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? बोलो रसीलापन। क्योंकि इसमें वानस्पतिक वृद्धि होती है तो रसीलापन, और क्या बढ़ता है? बोलो तो एक बढ़ता है मीठापन। क्योंकि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होगी तो पशुओं को चारा मिलेगा, तो उनमें नाइट्रोजन अपन डाल सकते हैं। तो मुख्यतः काम तो मैंने लिखा दिए क्या होते हैं इसके 3 काम। पहला है प्रोटीन का निर्माण, दूसरा क्या है? वानस्पतिक वृद्धि। हालांकि कोशिका विभाजन में भी कहते हैं कि क्या होता है? ये सहायक होता है, कोशिका विभाजन। और एक काम आपको वापिस याद आया होगा, बताओ आपको पुरानी अभी क्रियाओं में लिखा है, क्या लिखा है बताओ? पर्णहरित। क्या है? पर्णहरित की पोरफायरिन। क्या है? पोरफायरिन रिंग का पोरफायरिन का क्या करता है? का निर्माण में सहायक, या फिर के निर्माण में सहायक। के निर्माण में क्या होता है? सहायक, निर्माण में सहायक। तो अब ये हो जाते हैं इसके मुख्य कार्य, है ना। फिर देखो ये कार्य हो गए। अब हमें पता होना चाहिए कि इसकी कमी के क्या क्या लक्षण है। तो देखो कमी के लक्षण बताने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी पोषक तत्व की कमी के लक्षण आज ही बता दोगे। देखना कैसे। एक पौधा बना दिया मैंने, माना कि ये क्या है? एक पौधा है। ये बना दिया, एक पौधा बना दिया। ये ऊपर 2 पत्तियां, इसमें नई पत्तियां बना दी। एक पत्ती मैंने ये यहां पर बना दी, है ना, और एक पत्ती मैंने यहां पर बना दी। डायग्राम में से कमी बनते हैं, पर कोशिश करते हैं कि बना दो। ये वाली पत्तियां हैं, ये जमीन है। ये वाली जो पत्तियां है, ये पत्तियां कहलाती है पुरानी पत्तियां। क्या कहलाती है? बोलो पुरानी पत्तियां। पुरानी पत्तियां यहां लिखता हूं, ये वाली है पुरानी पत्ती। ये वाली कहलाएगी नई पत्ती। नई पत्ती नहीं लिखता। और ये है शीर्ष भाग या शीर्ष पत्ती, शीर्ष भाग, एपिकल, टिप पार्ट। अब देखो पहले अपने प्राथमिक पोषक तत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में होते हैं एनपीके। क्या होते हैं? एनपीके। तो प्राथमिक पोषक तत्व कहां लिख दो? नीचे। फिर बात करते हैं द्वितीय पोषक तत्व। कैसे याद कराया था? कसम। कैसे याद कराया था? बोलो कसम। तो ये द्वितीय पोषक तत्व यहां लिखते हैं, ऐसे याद करा। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में केवल बोरोन को लिख देना ऊपर और एक लिखना मोलिब्डेनम को लिखना नीचे, और बाकी को सभी को पटक देना बीच में। समझ में आ गई बात? देखो एक ही बारे में बता रहा हूं तरीका, है ना। पहले प्राथमिक पोषक तत्व सारे नीचे टेक दिए, द्वितीय पोषक तत्व में कसम, और सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरोन और मोलिब्डेनम को ऊपर नीचे पटकना है और बाकी सबको कहां पटकना है? बीच में। चल तो कल टिक याद कराई थी, क्या याद कराई थी? कि कल, है ना, कल याद कराई थी कि फिर कल जान बाहर क्यों निकली मन मोहिनी। तो मतलब समझ में आ गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसा कौन सा द्वितीय पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर होते हैं? बताओ कौन है? बोलो द्वितीय पोषक तत्व जिसके कमी के लक्षण शीर्ष भाग पे होते हैं। बोलो कैल्शियम। ऐसा कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है या फिर प्राथमिक पोषक तत्व है जिनके कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर होते हैं? कौन कौन है? बोलो एनपीके। ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व और अधातु पोषक तत्व है जिसके लक्षण जो है वह क्या होते हैं? शीर्ष भाग पर होते हैं। ये अधातु पोषक तत्व कौन है? बोरो। बताओ ऐसा कौन सा सूक्ष्म अधातु पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर होते हैं? बोलो बोरो। ऐसा कौन सा
ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण पौधे के निचली पत्तियों पर होते हैं? मतलब सभी के हो सकते हैं क्या बताओ, बाकी सभी के क्या है। अब देखो जिंक का खेल ये है कि जिंक का कहां गया, ये रहा जिंक का मैं लिख रहा हूं कि कभी कुछ किताबों में मध्य पत्तियां लिखा हुआ है, क्या है मध्य पत्तियां, तो जिंक का कभी कभी आ जाए कि मध्य पत्तियां भी लिखी हुई आ जाए तब भी ज्यादा माथापच्ची नहीं करना। कभी कभी कुछ किताबें यूं कहती है कि जिंक जो है ना, जिंक वह नई पत्तियों के साथ पुरानी पत्तियां, नई पत्तियों के साथ पुरानी पत्तियों में भी क्या होता है, इसकी कमी के क्या होते हैं बेटा, लक्षण होते हैं। समझ में आ गई, जिंक का खेल है थोड़ा सा, जिंक का क्या है खेल। अब देखो अब कई सारे प्रश्न बने, अब मैं नाइट्रोजन पढ़ा रहा हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बताओ नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देंगे? पुरानी पत्तियों पर। कौन सी पत्तियों पर? पुरानी पत्तियों पर। सीधा सा खेल, एक ही बार। मैंने नहीं पढ़ाया आपको निकल, मैंने अभी तक निकल नहीं पढ़ाया, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ निकल की कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देंगे? नई पत्तियों पर। मैंने नहीं पढ़ाया आपको मैग्नीशियम, बताओ कौन सी पत्तियों पर दिखाई देंगे? मैंने नहीं पढ़ाया आपको कैल्शियम, अभी तक बताओ कौन सी पत्तियों। मतलब सीधा सा खेल, अगर आपको समझ में आ गया क्या कमी के लक्षण कहां पर। तो अब बात कर रहे हैं अपन किसके? नाइट्रोजन। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन। तो बात करेंगे कमी किसकी है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देंगे? तो मैं एक ही लाइन लिखूंगा, पुरानी पत्तियों पर पुरानी पत्तियों में क्या होता है, पुरानी पत्तियां सारी की सारी पीली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? सारी की सारी पीली। तो मैं एक ही लाइन में दोनों मतलब बिंदु वो कर रहा हूं। तो पौधे की पुरानी पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना, पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना किसकी कमी का लक्षण है? बोलो, नाइट्रोजन की कमी का लक्षण। एक ही बात। पर खाद्यान्न फसलों में कभी कभी यह देखा जाता है, खाद्यान्न फसलों में वी आकार का पीलापन। कौन से आकार का? वी आकार का पीलापन। अब आप कहोगे कि सर ये वी आकार का पीलापन क्या होता है? सही बात है, आपकी बात भी गलत नहीं। तो देखो मैंने ये कहा कि ये रही पत्ती, ये रही एक पत्ती, ये रही क्या? एक पत्ती, ये रही एक पत्ती, ये बना दी पत्ती। वी आकार का पीलापन का मतलब है कि ये देखो ये इस प्रकार से पीली पड़ जाएगी, मतलब ये किनारों में। ये बताओ ये अंग्रेजी का वी आकार नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, भी जरूरी थोड़ी है कि यूं हो। वो बात अलग होती है, डब्ल्यू और एम में लफड़ा हो जाता, ये जरूर है ना। वो मूवी देखी डब्ल्यू देखा क्या, तो ये जरूर लफड़ा हो जाता है, बाकी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? अंग्रेजी में वी आकार का पीलापन खाद्यान्न फसलों। यूं कहते हैं कि इसकी कमी के जो लक्षण होते हैं वो अनाज वाली फसलों में दिखाई देते हैं। तो अनाज वाली फसलों में भूखमरी फैल जाती है, ये मतलब उसे कहते हैं स्टारवेशन। अनाज वाली फसलों में क्या समस्या आती है? अनाज वाली फसलों में आती है स्टारवेशन। क्या आती है? बोलो, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। क्या होती है? बोलो, भूखमरी। आप मुझे बता सकते हैं फूल गोभी में भी एक दैहिक विकार हो जाता है, आप बताओ मुझे कौन सा है? क्या है? बटनी। नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में क्या होता है? तो फूल गोभी में याद रखना कड़ का छोटा रहना, और उसे कहा जाता है क्या? बटनी। क्या कहा जाता है? बटनी। और बटनी का मतलब होता है कड़ का छोटा रहना। कड़ का क्या रहना? बोलो, छोटा रहना। अब आप कहोगे कि सर ये कड़ क्या है? कड़ आर्थिक भाग मतलब खाने योग्य भाग। कड़ होता है हेड, पत्ता गोभी का होता है नोल, कोल का नोब होता है, और ब्रोकली का अपरिपक्व जो कलिकाएं होती है जिसे हेड भी कहा जाता है कुछ शब्दों में, वो। तो फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस के अंदर क्या होता है? बटनिंग करता है। याद रखना, ये तो कमी हो गई। अगर आपसे पूछे अधिकता, क्या पूछे? बोलो, अधिकता से क्या होता है? तो नाइट्रोजन की क्या होती है? अधिकता होती है। तो दो समस्या आती है, एक तो बेचारे आलू के अंदर और एक आती है फूल गोभी के अंदर। क्या होती है? आलू के अंदर और एक आती है किसके अंदर? फूल गोभी के अंदर। आलू के अंदर बेचारा क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाता है ब्लैक हट। क्या हो जाता है? ब्लैक हट। क्या हो जाता है? ब्लैक हट। आलू में ब्लैक हट पूछे मतलब आलू बीच में से खोखला हो जाता है, हृदय वाला भाग मतलब बीच वाला भाग। और फूल गोभी में हो जाता है होलो स्टेम। क्या हो जाता है? होलो स्टेम। होलो स्टेम का मतलब होता है खोखला तना। क्या होता है? बोलो, खोखला तना। क्या होता है? खोखला तना। खोखला तना हो जाता है बेचारे का तना, क्या हो जाता है? खोखला। अब नाइट्रोजन अगर आपने ज्यादा डाल दी तो एक नुकसान और होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नोट डला के लिखाऊंगा, बोल के लिखाऊंगा मैं कि नाइट्रोजन, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नाइट्रोजन अगर आपने ज्यादा डाल दी तो पौधे की होगी वानस्पतिक वृद्धि। क्या होगी? बोलो, ज्यादा। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी तो पौधे में फैलाव ज्यादा होगा, पौधे का आकार ज्यादा होगा, तो पौधा गिरने की समस्या रहती है। पौधा क्या रहती है? गिरने की समस्या रहती है। और पौधा जब गिरता है ना तो उस समस्या को कहते हैं क्रॉप लॉगिंग। क्या कहते हैं? क्रॉप लॉगिंग। याद रखना, इसकी स्पेलिंग जो होती है LODGING। क्रॉप लॉगिंग मतलब फसल गिरने का खतरा रहता है। और दूसरा देखो, एक नोट ये डालूंगा, अगर आपने नाइट्रोजन ज्यादा दे देना पौधे को तो पौधे की क्या होगी? वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस पौधे में फूल एवं फल देरी से बनेंगे, तो फसल पकने में क्या लगेगा? फसल पकने में लगेगा समय। क्या लगेगा? बोलो, ज्यादा। ये दो नोट, क्योंकि कारण है ना वानस्पतिक वृद्धि पे ध्यान दे रहा है। प्रोटीन क्या कर रहा है? वानस्पतिक वृद्धि पे क्या दे रहा है? ध्यान। दूसरा कोई काम करवा ही नहीं रहा, सारा दूसरा कोई काम नहीं करवा रहा, इसीलिए दो नोट कहां डालेंगे? बोलो, यहां पर। तो देखो नाइट्रोजन में क्या किया? नाइट्रोजन को कहा हमने कि अवशोषित रूप कौन सा होता है? पहली चीज ये देख ली। दूसरी चीज की कमी के वो एक ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे काम देख लिए। तीसरी चीज हमने कहा कमी का एक ही टोटका बताया है, रामबाण इलाज, जो हमेशा हर एक पोषक तत्व के अंदर काम में आएगा। और स्पेशल जो इसके दैहिक विकार, प्लांट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो पर्टिकुलर अपन ने यहाँ पर डाल दिए। और इसके बाद इसकी अधिकता से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो भी अपन ने यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद जो अगला पोषक तत्व होता है उसे भी लिख देता हूँ, फिर बाद में आप लिख लेना, क्योंकि दो पोषक तत्व कराएंगे सही आज। दूसरे का छोटा सा है, दूसरा है जिसका नाम है फास्फोरस। क्या नाम है? बोलो, फास्फोरस। क्या नाम है? फास्फोरस। और फास्फोरस को फोरस,
और फास्फोरस को डिनोट करते हैं किससे? पी से। किससे करते हैं? पी से। क्या आपको पता है 1909 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पीएच सोरेनसन, जिसने कहा था नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटर दैट इज कॉल्ड पीएच। पीएच का नाम कभी आपने सुना है क्या? हाँ या ना? हाँ, अवशोषक। इसका अवशोषित रूप कौन सा है? देखो, अवशोषित रूप। अवशोषित रूप की अगर मैं चर्चा करूं तो बड़ा तगड़ा खेल यहीं से आता है। बड़ा तगड़ा खेल यहीं से आता है। फास्फोरस वाले में क्या आता है? खेल। मैं बना रहा हूं एक पीएच मीटर। क्या बना रहा हूं? एक पीएच मीटर बना रहा हूं। ये टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है। यहां पर है 0, यहां पर है बीच में 7, यहां पर क्या है? 14। इधर वाली कंडीशन अम्लीय, इधर वाली कंडीशन क्षारीय और इधर वाली कंडीशन उदासीन। चल, इसकी आयन फॉर्म होती है, एक होती है H2PO4-, एक होती है HPO4-2, एक होती है PO4-2। क्या किया मैंने? ये किया, हाइड्रोजन बढ़ा तो नेगेटिव कम रहा, हाइड्रोजन कम हुआ तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा, हाइड्रोजन खत्म हो गया तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, है ना? वहां आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। H2PO4- एक ही है, यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां 1 है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं। ये 3 अवेलेबल फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछे कि मुख्यतः पादप कौन सी, अगर तुमसे पहले तो इसमें से प्रश्न बनते हुए बताता हूं। पौधा फास्फोरस को अम्लीय मृदाओं में किस रूप में लेगा? इस रूप में। पौधा फास्फोरस को उदासीन में कौन सा लेगा? ये वाला। पौधा फास्फोरस को सारी मृदाओं में किस रूप में? ये इसमें लेगा। ये पहला के। अब देखो, मुख्यतः पौधा ज्यादातर पौधा अगर तुमसे पूछे कि मुख्यतः अवेलेबल फॉर्म कौन सी होती है, तो मुख्यतः यहां पर लिख रहा हूं कौन सी है, बोलो। मुख्यतः पौधा H2PO4- के रूप में ले रहा है और ये मृदा के अंदर 6 से लेकर 6.5 pH तक लेता है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं। अगर एग्जैक्ट एक ही पूछ ले तो याद रखना मेरे भाई, ये होती है 6.4। कितनी होती है? 6.4। एग्जैक्ट पूछ ले तो, पर कभी कभी रेंज में पूछ लेता है, तभी अपने को देना पड़ता है कि 6 से 6.5 के आसपास होता है। याद रखना ये वाली चीज। H2PO4- को मुख्यतः लेता है, मुख्यतः अवेलेबल फॉर्म यही होती है। फिर देखो, पौधा अगर मैं कहूं कि अम्लीय कंडीशन में फास्फोरस लेगा, फास्फोरस का अवशोषण अगर अम्लीय कंडीशन है, कैसी है कंडीशन? बोलो, अम्लीय कंडीशन है, अम्लीय स्थिति। अम्लीय स्थिति में यह नोट डलाऊंगा। अम्लीय स्थिति में क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम की क्या होती है? विषाक्तता होती है। क्या होती है? विषाक्तता। तो इससे अधिक अम्लीय मात्रा में फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है? कम, क्योंकि विषाक्तता टॉक्सिसिटी होती है। ज्यादा ही अम्लीय माध्यम में जाने पर कह रहा हूं, ज्यादा अम्लीय माध्यम जाओगे ना, तब क्या है? आयरन और एल्यूमिनियम की क्या रहेगी? विषाक्तता। तब भी पौधा फास्फोरस को ग्रहण नहीं करेगा। और यदि अगर आपको ज्यादा क्षारीय मात्रा में चले गए, तब क्या होती है? वहां पर कैल्शियम की अधिकता होती है, तब भी पौधा फास्फोरस को क्या करेगा? कम ही अवशोषण करेगा। क्या करेगा? बोलो, कम ही अवशोषण करेगा। तो 2 नोट यहां पर डलाऊंगा। क्या डलाऊंगा? बोलो, 2 नोट यहां पर डलाऊंगा कि अम्लीय माध्यम में एल्यूमिनियम और आयरन की विषाक्तता होती है, तब भी पौधा फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सारे माध्यम में कैल्शियम की उपलब्धता अधिक होती है, तब भी फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है? कम। तो लगभग कह सकते हैं कि हल्का अम्लीय माध्यम, कौन सा? बोलो, हल्का अम्लीय माध्यम, क्योंकि 6.4 लगभग उदासीन के पास में है, लगभग उदासीन के पास में, क्योंकि 6.5 से 7.5 तो अपन उदासीन ही मानते हैं। सही बात तो यही, 6.5 से 7.5 तो हमें उदासीन ही मानते हैं, क्योंकि बोलचाल में तो ऐसा ही कहते हैं। तो याद रखना कि हल्की अम्लीय कह सकते हैं या फिर उदासीन के आसपास कह सकते हैं। 6.4। तो पहला अवशोषित रूप लिख दिया, किस रूप में लेगा, कौन सी मृदाओं में किस रूप में पौधा ग्रहण करता है, सारा कंसेप्ट के लिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आती है इसके कार्य। क्या है ये? बोलो, कार्य। एक ही शब्द यहां बता रहा हूं, एक ही शब्द आपको याद रखना है, RDAP। क्या याद रखोगे? बोलो, RDAP। क्या याद रखोगे? RDAP। क्या याद रखोगे? RDAP। R का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। रूट का मतलब होता है जड़। क्या होता है? जड़। D का मतलब आपसे पूछे कि DNA और RNA का निर्माण कौन करता है, तो बता देना कौन करता है? फास्फोरस। ऐसे पूछे तो आज से पूछे कि ATP और ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट, अपने मानव शरीर या किसी भी शरीर, जीवों के शरीर का ऊर्जा की जो करेंसी है ना, ये यही है, क्योंकि एटीपी के रूप में हमारा शरीर ऊर्जा की खपत करता है। याद रखना, एनर्जी जो जनरेट होती है वो एटीपी और एडीपी के रूप में। हम हमारे कहते हैं कि कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो F1 कण पाए जाते हैं, वह एनर्जी बनाते हैं, वो इसी रूप में बनाते हैं, एटीपी और एडीपी के रूप में। तभी तो पी का मतलब याद रखना, प्रोलीन का निर्माण करता है। वो एक दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, सुपरवाइजर 4 बैच का, और इसको जब ज्वार की कहानी बताई थी तो याद होगी उसको कि ज्वार में पूरा का पूरा प्रोलीन का खेल बताया था मैंने, कि ज्वार में क्या करता है। ज्वार पढ़ाऊंगा ना, तो एक कहानी पढ़ाऊंगा सहारा जंगल की ज्वार की, उसको पता है वैसे तो, जब बताऊंगा कि प्रोलीन क्या होता है, थोड़ी सी बता सकता हूं अभी तो ये प्रोलीन जो होता है ना, प्रोलीन का निर्माण करता है। ऐसे याद रखना, ऐसे एंथ्रोसाइनिन का निर्माण भी करता है। कौन करता है? एंथ्रोसाइनिन का क्या करता है? ये निर्माण भी करता है। एंथ्रोसाइनिन का निर्माण भी कौन करेगा? डीएनए और आरएनए का निर्माण। और पीछे याद रखना किसके काम है ये? बोलो, फास्फोरस के। ठीक है, किसके? फास्फोरस के। अब देखो यहाँ पे सारे काम में बोल के लिखाऊंगा, क्योंकि आपने कहा है कि कुछ चीजें तो सर बोल के बता सकते हो। जैसे क्या क्या लिखाऊंगा? जैसे पहला लिखाऊंगा मैं कि जड़ों के निर्माण में सहायक। क्या है? जड़ के निर्माण में क्या होता है? बोलो, सहायक होता है। याद रखना, पहला काम यह हो जाता है ना। दूसरा क्या लिखाऊंगा? दूसरा लिखाऊंगा कि फास्फोरस डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। क्या करता है? बोलो, डीएनए और क्या करता है? आरएनए का क्या करता है? बोलो, निर्माण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इस पोषक तत्व को जीवन की कुंजी कहते हैं, की ऑफ लाइफ कहते हैं। इस कारण से इस पोषक तत्व को क्या कहते हैं? जीवन की कुंजी कहते हैं मेरे दोस्त। इसे ही कहा जाता है की ऑफ लाइफ। क्या कहा जाता है? की ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए के बिना, विदाउट डीएनए एंड आरएनए नो वन इज सर्वाइवर, मतलब कोई भी जीवित नहीं रह सकता डीएनए और आरएनए, क्योंकि हमने कहा कि हमारी आनुवांशिक इकाई ही डीएनए है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे जीन ट्रांसफर करने का या फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को ट्रांसफर करती है। तीसरा जो बताएंगे वह पढ़ाएंगे एटीपी और एडीपी। क्या कहेंगे? बोलो,
एटीपी और एडीपी का क्या करता है, निर्माण करता है। इसीलिए इस पोषक तत्व को क्या करते हैं, एनर्जी करेंसी, मतलब ऊर्जा की मुद्रा। क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा, मतलब सीधा सा EN GRY, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, मतलब ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, याद रखना। फिर तीसरा कहेंगे कि यह पौधे में क्या करता है, प्रोलीन का निर्माण करता है। किसका, प्रोटीन मत लिख देना, प्रोलीन है, क्या है बोलो, प्रोलीन का निर्माण करता है। प्रोलीन क्या होता है, देखो इसका पूरा खेल बताऊंगा, प्रोलीन का निर्माण करता है। इसका पूरा खेल क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊंगा खेल क्या होता है। इधर देखो, जो फास्फोरस बड़ी अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान रखना, वापस आपको आज ही बता देता हूं। ज्वार है ना, ज्वार का उत्पत्ति स्थान याद रखना, सहारा का जंगल है, और सहारा जो पड़ता है ना, वह पड़ता है अफ्रीका के जंगल में। कहां पर पड़ता है, अफ्रीका के जंगल में। देखो बता रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ज्वार भी याद हो जाएगी, सोरगम बाइकोलर। इसका जीवन क्या हुआ, ज्वार पहली बार जिंदगी में बेचारा अफ्रीका के जंगल में उग गया। कहां पर उग गया, अफ्रीका के जंगल। एक तो हमारा थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान, जहां पर पूछो मत, दूर दूर तक जमीन देखोगे तो जमीन नहीं है, बंजर रेत है। क्या है, बंजर रेत। पीने का पानी नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, इतना सा ये है। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछोगे तो वो मिलेगा आपको कहां पर, सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में मिलेगा। अब वहां पर गलती से बेचारा एक ज्वार का पौधा हो गया। अब पहली बार जिंदगी में एक ज्वार का पौधा का होगा अफ्रीका के सहारा के जंगल। वहां पर उगने के बाद उसके जीवन में दो समस्या आई। उसके जीवन में क्या समस्या आई, दो समस्या आई कि एक तो उसको पीने का पानी नहीं, पीने का क्या नहीं है बेचारे के, पानी नहीं है। दूसरी समस्या कि जैसे तैसे अगर वो पानी पिए तो अगर वो बड़ा हो गया तो कोई भी जंगली जानवर आएगा और उसे क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तो कोई भी जंतु उसे खा सकता है। तो इसने क्या किया, इस पौधे ने क्या किया, इस पौधे ने अपनी जड़ों में क्या किया, फास्फोरस का किया अवशोषण। क्या किया बोलो, फास्फोरस का किया अवशोषण, और जड़ों में एक तत्व बनाया, फास्फोरस का अवशोषण करके एक तत्व बनाया, विथेनिन या विथेटिन। क्या कहते हैं बोलो, विथेनिन या विथेटिन नाम का एक तत्व बनाया। और ये विथेटिन जो पोषक तत्व है या एक तत्व है, ये एक का निर्माण करता है जिसका नाम है प्रोलीन। क्या है बोलो, प्रोलीन का निर्माण करता है, याद रखना। और हमने कहा था कि फास्फोरस का मुख्य काम क्या होता है, फास्फोरस का मुख्य काम होता है जड़ों के निर्माण में सहायक। क्या होता है बोलो, जड़ों के निर्माण में क्या होता है, सहायक। तो जैसे पौधे ने फास्फोरस का अवशोषित किया, वैसे पौधे की जड़ों का क्या हो गया, फैलाव। और हम कहते हैं कि आपने कहावत सुनी है क्या, पूछो कौन सी, खजूर की सुनिए क्या, सिर आग में और पैर पानी में, अरबी कहावत है। खजूर क्या करता है, कुछ नहीं, जमीन में इतनी गहराई तक जड़े ले जाता है कि जमीन का वो किसी का जले ना, उसको उठा के ले आता है और पानी की जरूरत पड़ती नहीं है भाई खजूर को। फोनिक टेलीफेरा को, अरबी की कहावत है, बड़ी तेज। इसने भी ऐसा किया, जमीन के अंदर जड़े डाली और जमीन का पानी अवशोषित कर लिया। क्यों, क्योंकि फास्फोरस का अवशोषण किया, और फास्फोरस क्या करता है, जड़ों की वृद्धि करता है। पहला खेल खत्म हो गया। क्या हो गया कि सर पहला खेल कौन सा खत्म हो गया, कि पानी चाहिए था, पौधे को क्या मिल गया, पानी मिल गया, पहला काम खत्म। दूसरा पौधे की वानस्पतिक वृद्धि। अब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करा तो अब पौधे ने क्या किया, इस प्रोलीन को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, पत्ती के अंदर। और पत्ती के अंदर जैसे ये प्रोलीन आया, पत्ती के अंदर क्या आया, जैसे ये प्रोलीन आया, प्रोलीन ने एक यहां पर एक प्रकार का कंपाउंड बनाया जिसका नाम था एसियन। क्या बनाया, एसियन। और ये एक प्रकार का जहर है, विषाक्त है। क्या है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, क्या है, एक प्रकार का विषाक्त है। और ये विषाक्त जैसे आया क्योंकि यहां पर एक प्रकार का एसियन बना जिसे कहते हैं प्रोसिक अम्ल। क्या कहते हैं, प्रोसिक अम्ल, या फिर इसे कहते हैं घुरीन। क्या कहते हैं, घुरीन तत्व कहते हैं। अब कोई जानवर आया, अब कोई क्या आया, बेचारा जानवर आया, और जानवर ने आकर इसको खाया तो जंतु की क्या हो जाती है, जंतु की हो जाती है मृत्यु। तो एक जानवर आया, वो मर गया। दूसरा उसका आया, वो भी मर गया। तीसरा आया, वो भी मर गया। तो जानवरों ने सारे मतलब परिवार में एक मीटिंग बुलाई और कहा कि जिंदगी में भूखे मर जाना है पर ज्वार को कभी खाना नहीं, जिंदगी में भूखे मर जाना है पर ज्वार को कभी खाना नहीं। क्योंकि ज्वार की छोटी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा क्या होता है, एसियन। एसियन जैसे खाएगा सर मरा कैसा, और डीपली बता सकते, डीपली तो कई सारी चीजें बता सकते हैं ना, कि जंतु के ऑक्सीजन का स्थानांतरण बंद कर देता है। क्या कर देता है, स्थानांतरण क्या कर देता है, बंद। ये बात की बात है, देखो डीपली तो क्या है। तो सीधा से याद रखना कि फास्फोरस जड़ों की वृद्धि बढ़ाएगा, पौधे की जड़ें बढ़ेगी तो पौधा जल के प्रति सहनशील बनेगा। पर एक अच्छा कंसेप्ट बताओ, ये पौधा जल के प्रति सहनशील बनता है ना, वह अप्रत्यक्ष रूप से, कौन सा बोलो, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, ये सूखा प्रतिरोधी बनाता है। कैसा बनाता है बोलो, सूखा प्रतिरोधी बनाता है। और प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। बोल के लिखा दूंगा अप्रत्यक्ष। तो सर ये प्रत्यक्ष रूप से कौन करेगा, प्रत्यक्ष पोटेशियम करता है। और ये एग्जाम जेआरएफ सोयल साइंस का आया हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, पोटेशियम करता है। और ये अप्रत्यक्ष का मतलब है ना, इसने कोई काम नहीं किया। पोटेशियम क्या करेगा, रंध्रों को बंद कर देगा और पानी उड़ेगा नहीं, तो पानी चाहिए नहीं, सीधा सा। इसने इनडायरेक्ट किया, पहले इसने जड़ों को किया, मतलब बीच में तो जड़ें पड़ रही है ना, तो मतलब इसका तो डायरेक्ट काम है नहीं है, मुख्यतः काम किसका है, जड़ का। पर काम तो इसी ने किया, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सूखा प्रतिरोधी बनाता है। क्या बनाता है, सूखा प्रतिरोधी बनाता है। ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें लिख लो फटाफट से। नहीं नहीं, अरे लिख ले, 2 मिनट ही लगेंगे। अरे वैसे भी 20 तक ही छोड़ना है तुझे, तो चिंता मत कर। मैं भी क्या करूं यार लाला, है मुझे भी क्या रखा, फटाफट मैं साई भाई 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 मेरे दोस्त, तो पीछे रह जाएगा फिर। लिख लिया, हो गया। प्रोटीन निर्माण में साइड, क्वेश्चन लिखना 16। वो एक काम, चौथा काम लिखना, ये कमी में मत लिख देना। ये इसका चौथा काम है, क्या है, पर्णहरित पोरफायरिन के निर्माण में साइड। चौथा काम क्या है, पर्णहरित पोरफायरिन के निर्माण में साइड, पर्णहरित पोरफायरिन के निर्माण में साइड। हाँ मेरे भाई देख लो, देखिए पूरी लाइन के कंप्लीट इनकम्प्लीट, पूरी लाइन के। दूसरा, खाद्यान्न फसलों में वी आकार का पीलापन। खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में वी आकार का पीलापन, वी आकार का पीलापन। खाद्यान्न फसलों में लिखता आलू, आलू के सामने लिखना ब्लैक हट, आलू के सामने लिखना ब्लैक हट, ब्लैक हट। क्या है,
आलू में होलो हर्ट, सही बात कहा तूने। हाँ हाँ, ब्लैक हर्ट होता है भंडारण के समय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, सही कहा, कोई बात नहीं, उसको होलो कर दो रे ब्लैक को, ज्यादा क्या, बिल्कुल सही कहा तूने मेरे भाई। फिर दूसरा लिखो होलो स्टेम, फूल गोभी में क्या है, होलो स्टेम, खोखला तना, होलो स्टेम। सर एक क्वेश्चन 2 पूछो मेरे भाई जल्दी, एक मिनट ना, मैं इसको बंद करूंगा। सर आई एम वेरी लेट बट इस वाली क्लास का नोटिस बोर्ड में कोई बात नहीं। दक्ष सर एक क्वेश्चन जल्दी पूछो निमिता, वो दक्ष, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा। जल्दी 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 बताओ क्या है।